नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग फिर एसएससी सीएचएसएल को लेकर प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। आज हम लोग जो पेपर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले है। 12 अप्रैल 2021 को जो आपका 3 से 4 बजे का पेपर हुआ था, उस पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं पेपर कैसा आया था। ठीक है, पेपर अच्छा आया था, टफ था या इजी था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? यहां पर टाइपिस्ट ने अनुपात छोड़ दिया था, तो यहां अनुपात ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पर। कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, 5/9 और 7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर जो है वो हमारा 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। चलिए करते हैं इसको, तीनों संख्याओं का हम लोग योगफल निकालते हैं। ठीक है, तीनों संख्याओं का सबसे पहला काम करेंगे कि सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो रेशियो दिया है 1/4, 5/9 और 7/12। ठीक है, इस रेशियो को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, रेशियो सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जो हर में आपको संख्या दिख रही है, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 4, 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो हम सब में ऊपर 36 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 4 से अगर हम 36 को काटते हैं तो ऊपर वैल्यू 9 आएगी। 9 से 36 को काटते हो तो 4 आएगा, तो 4 गुणे 5 20 हो जाएगा। 12 से 36 को काटते हो 3, तो 7 गुणे 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो हमारा आ गया 9:20:21। कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 180। आप देख पा रहे हैं यहां पर सबसे बड़ी संख्या हमारी 21 है और सबसे छोटी संख्या हमारी 9 है। 21 और 9 का अगर आप अंतर लोगे तो 21, 9 का अंतर 12 होगा, और ये 12 का जो अंतर है वो हमको 180 के बराबर दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है संख्याओं का योगफल बताइए। योगफल देखते हैं। अगर हम इस रेशियो को जोड़ दें तो 21 और 30, 30 और 20 हमारा कितना होता है? 50 होता है। तो हमको यानी 12 की वैल्यू मालूम है, हमको 50 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 का भाग करोगे, अगर 12 का भाग करते हो 180 में तो 15 बार भाग जाएगा, यानी 15 गुना है। हम लोग 50 का 15 गुना कर लें, 15 पचे 75 हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ेगा यानी 750। तो तीनों संख्याओं का जो योग आएगा वो आपका 750 आएगा, 750। 750 ऑप्शन चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन हमारा है 750। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई ए और बी इस प्रकार है कि उनके गुणनफल ए बी जो दिया है वो हमको 24 दिया है। ए इंटू बी हमें दिया हुआ है 24। ठीक है, क्या कह रहा है? जहां ए और बी पूर्णांक है। ए और बी कैसे हैं? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक यानी इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यू। तो ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। कितने ऐसे पॉसिबल ट्रायंगल हो सकते हैं जिनकी दो भुजाओं का गुणनफल हमको 24 दिया हुआ है? तो चलिए करके देखते हैं। अब 24 अगर इनका गुणनफल है तो आप सोचिए कि 24 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो आप देखिए 24 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 1 गुणे 24 तो हो ही जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 12 भी होगा, 3 गुणे 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा 4 गुणे 6। बाकी और कुछ बनने वाला नहीं है। ठीक है, यही 4 हमारे सेट बनेंगे। 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6। ये ए और बी की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है पूर्णांक के रूप में। अब हमसे कह रहा त्रिभुज बनाना है, तो हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है। देखिए, त्रिभुज तभी एग्जिस्ट करता है जब दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से अधिक हो। ये त्रिभुज बनने की शर्त होती है। अगर ये शर्त अगर पूरी नहीं हो रही है तो कभी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए अगर हम लोग यहां से देखें 1 और 24 ले ले। ठीक है, अगर मैं 1 और 24 ले लूं तो क्या 1 और 24 के माध्यम से क्या हम लोग कोई ट्रायंगल पॉसिबल कर सकते हैं? देखते हैं। अगर आप 1 लेते हो और 24 लेते हो, ठीक है, तीसरी भुजा हमको मालूम नहीं है। तीसरी भुजा आप कुछ भी ले सकते हो। अब तीसरी भुजा हमारी हो सकता है कि छोटी हो सकता है वो बड़ी हो सकता है 1 और 24 के बीच में हो, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि तीसरी भुजा सबसे छोटी है। अगर तीसरी भुजा सबसे छोटी है तो त्रिभुज बनने की शर्त क्या होती है?
दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 24 होना चाहिए। अब ये घटाओगे तो x की वैल्यू जो हो गई वो 23 से बड़ी हो गई। x की वैल्यू किससे बड़ी हो गई? 23 से बड़ी हो गई। चलिए, हो सकता है कि वो सबसे बड़ी हो, तो 1 होगा, 24 होगा और x होगा। ठीक है, अब अगर सबसे बड़ी अगर हम मान लें तो कंडीशन क्या बनेगी कि 1 प्लस 24 बड़ा होना चाहिए x से, तो यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 25 से छोटी होनी चाहिए। आप बताइए, x की वैल्यू 23 से बड़ी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? 24। ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू होनी चाहिए 23 से बड़ी। यहां से क्या आया? x की वैल्यू 23 से बड़ी, और यहां से क्या आ गया? x की वैल्यू 25 से छोटी। तो यानी इसका मतलब है कि x जो है वो 23 से 25 के बीच में होना चाहिए। अब 23 से 25 के बीच में आप सोचो क्या कोई भुजा हमारी आती है? तो 23 से 25 के बीच में हमारी कौन सी भुजा आएगी? 23 से 25 के बीच में एक भुजा हमारी 24 आ जाएगी। ठीक है, बोलो। तो अगर हम लोग ऐसी कोई भुजा ले लें, 1 24 24, तो क्या 1 24 24 से ट्रायंगल बनेगा? दो छोटी भुजाओं का योगफल इस बड़ी भुजा से अधिक, तो यानी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन तो लग जाएंगे, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आसानी से और जल्दी कैसे कर सकते हैं उसका रास्ता देखिए। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होगा कि एक बार इनका योगफल लो, एक बार इनका अंतर लो। ठीक है, 1 और 24 का अगर हम अंतर लेंगे तो वो क्या होगा? 23 होगा। 1 और 24 का योगफल करोगे तो कितना होगा? 25 होगा। आपको बस ये सोचना है कि 23 और 25 के बीच में क्या कोई भुजा पॉसिबल है? तो 23 और 25 के बीच में एक नंबर पॉसिबल है, 24। तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो यहां से बन गई। ऐसा ही अगर हम इसमें करें 2 और 12 को लेकर, 2 और 12 का अंतर लेंगे तो 2 और 12 का अंतर हो जाएगा 10। 2 और 12 का अंतर हो जाएगा 10। 2 और 12 का योगफल करें तो 2 और 12 का योगफल कितना हो जाएगा? 14। अब देखते हैं यहां से क्या ट्रायंगल बन सकता है। 10 और 14 के बीच में आप सोचिए कौन कौन से पूर्णांक आते हैं। 10 और 14 के बीच में 11 आता है, 12 आता है और 13 आता है। यानी तीन पॉसिबिलिटी यहां से बन गई, 11 12 और 13 की। 11 12 और 13, 11 12 और 13। ठीक है, आप देखिए अगर हम लोग 2 के साथ अगर 2 ले लें, 12 ले लें और यहां से हमने पहली भुजा 11 ले ली, तो इन दो छोटी भुजाओं का योगफल इससे बड़ा हो जाएगा, यानी ये पॉसिबल है। अगर हम 12 ले लें तो इन दो छोटी भुजाओं का या इन दो छोटी भुजाओं का देख सकते हैं योगफल इससे बड़ा होगा, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं 13 ले लूं तो 13 ले लूंगा तो ये दो छोटी भुजाएं हो जाएंगी, तो ये दो छोटी भुजाओं को अगर देखोगे तो इन दोनों का योगफल इससे बड़ा हो जाएगा, यानी ये भी एक पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे तीन पॉसिबिलिटी थी। ऐसे इसमें देखो 3 और 8 का अगर अंतर लिया जाए, 3 8 का अंतर 5 होता है और 3 और 8 का योगफल कितना होता है? 11। अब आपको सोचना है कि 5 और 8 के बीच में कौन कौन सी भुजाएं आ सकती हैं। एक 6 आ सकती है, एक 7 आ सकती है, एक 8 आ सकता है, एक 9 आ सकता है और एक 10 आ सकता है। ठीक है, यहां से ये पॉसिबिलिटी हो गई। ऐसे ही हम सोचें 4 और 6 के बीच में कौन कौन सी भुजाएं आएंगी, तो 4 और 6 के लिए 4 और 6 का अंतर 2 होगा और 4 और 6 का योगफल 10 हो जाएगा। 4 और 6 के बीच में कौन कौन सी आ जाएंगी? एक 5 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा और एक 8 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा। बस, तो अब देखिए कितने आपके हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कहीं गड़बड़ हो गया? 2 से ऊपर अभी हमारे 3 भी तो हैं। 2 से ऊपर हमारा क्या छूट गया? 3 छूट गया और 4 छूट गया ना। हाँ, 3 भी छूट गया, 4 भी छूट गया। 3 आएगा तो अब देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई। 24 काउंट क्यों नहीं होगा? 24 नहीं, ये ठीक है। अगर हम लोग 1 24 24 ले लें तो 1 24 24 से हमारा क्या त्रिभुज नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 1 24 24 ले लोगे तो त्रिभुज बन जाएगा। अगर हम 24 की भुजा अगर इधर से ले लें, ठीक है, 1 24 की भुजा हम ऐसे ले लें और 1 की भुजा ऐसे ले लें तो त्रिभुज बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहां से 24 ले सकते हैं, 11 12 13 ले सकते हैं, यानी यहाँ पे 16 हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, यानी सी ऑप्शन जा रहा है।
क्योंकि 23 और इनका अंतर हुआ, अगर हमारा देखा जाए तो 23 और योगफल हुआ 25, तो बीच में 24 आएगा। इनका अंतर हुआ 10 और योगफल हुआ हमारा 14, तो 10 और 14 के बीच में 11, 12, 13 आएगा। 3 और 8 का अंतर हुआ 5 और योगफल हुआ 11, तो इसके बीच में आपका 5 और 11 के बीच में 6, 7, 8, 9, 10 आएगा। 4 और 6 का अंतर होगा 10 और 4 और 6 का अंतर होगा 2, 4, 6 का योगफल होगा 10, तो 2 और 10 के बीच में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा। तो यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 होंगे। तो 16 हो जाएंगे। हो सकता है कि हमसे कहीं काउंटिंग में गलती हो रही हो, लेकिन हमारे हिसाब से 16 ही आंसर आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन जाएगा। इसको फिर से चेक कर लिया जाएगा, अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट से है। पाई चार्ट से क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अनुगामी प्रत्येक वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ली जाती है, तो वर्ष 2011 के उत्पादन में वृद्धि और वर्ष 2015 के उत्पादन वृद्धि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 2011 की बात हो रही है और 2015 की बात हो रही है। वृद्धि, और वृद्धि कैसे ली जाती है? वृद्धि ली जाती है पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष की तुलना में जरा 2011 में आइए, 2011 में जरा देखिए, 2011 में आपका डेटा 60 पर है। 2011 में हमारा डेटा कितने पर है? 60 पे है। और जबकि पिछले साल अगर देखा जाए तो डेटा हमारा कितने पे था? 40 पे था। ठीक है, तो आप बताइए, अगर 40 वाली वैल्यू अगर 60 पे चली गई तो कितनी बढ़ गई? 20 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 20 बढ़ी। 20 कहां से बढ़ी? 40 से बढ़ी। तो 20 40 का हम जानते हैं आधा होता है, यानी 50%। यानी इस वर्ष जो वृद्धि है वो कितने परसेंट है? 50%। जो भी वृद्धि ली जाती है, वृद्धि कहां से ली जाती है? पिछले वर्ष से। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि ली जाती है उत्पादन की। तो 2011 की बात कर रहा था, तो 2011 के पिछला वर्ष अगर देखा जाए तो 2010 होगा। 2010 में 40 है, 40 वाली वैल्यू 60 हो जाएगी। 20 बढ़ेगी, 20 बढ़ेगी 40 से, 20 40 का 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं 2015 में। अब 2015 का अगर देखना है तो 2015 में डेटा हमारा है 80 पर। ठीक है, और इसका पिछले वर्ष को अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष डेटा है 60 पर। 60 वाली वैल्यू 80 पे चली गई, कितनी बढ़ गई? 20। 20 बढ़ी कहां से? 60 से। 20 बढ़ा 60 से, 20 60 का 1/3 होगा। 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। ठीक है, तो दोनों वर्ष की वृद्धि हम लोगों ने निकाल ली। इनका क्या पूछा जा रहा है? आप देख सकते हैं कि इनका अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम लोग इनका अनुपात बना लेंगे। ठीक है, अब 50% की फ्रैक्शन हम सबको मालूम है कि 1/2 होती है। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है। 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो रेशियो बनेगा 3 और 2 का। ठीक है, तो 3:2। 3:2 देखिए, पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई ट्रक किसी निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होती है तो ट्रक को उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लग जाता है। देखिए दूरी कितनी तय करनी है? 480 किलोमीटर की। उसकी चाल क्या थी? वो चाल हमें नहीं मालूम, चाल हमने x मान ली। उसने अपने चाल को कितना कम किया भैया? यहां से देख सकते हैं चाल उसने 8 कम किया। जब चाल कम करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, और वो जो समय ज्यादा लगा वो समय का अंतर हमें दिया हुआ है कितना? 2 घंटा। यहां समय का अंतर कितना दिया है? 2 घंटा। दूरी 480 की तय करनी थी। पहले प्रारंभिक चाल उसकी क्या थी? x थी। उसने अपनी चाल कितनी कम कर ली? 8 कम कर ली। तो अब ये नई चाल हो गई। दोनों समय का अंतर दिया हुआ है 2 का, 2 घंटे का। चलिए अब हमसे कह रहा है मूल चाल का 50% आपको पता करना है। यानी ऑप्शन में जो चाल होगी उसका वो उस मूल चाल का 50% होगा, यानी आधा होगा। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, अगर इसका एलसीएम लोगे, तो ये आप देख रहे हो द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण बनेगा तो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने में लंबा हो जाएगा। तो ये हम लोगों को नहीं करना। द्विघात समीकरण बना के क्वेश्चन को फंसाना नहीं है, हमें अपना टाइम बचाना है। ऑप्शन की मदद लेंगे। अब देखिए मूल चाल का 50% पूछा गया है, इसका मतलब ऑप्शन में जो चाल होगी वो हमारी आधी होगी। तो आधी होगी तो हम उसको डबल कर लेंगे। डबल करके देखते हैं। अगर 20 लेते हैं, अगर 20 लेते हैं चाल, अगर 20 से अगर 20 लेते हो तो 20 तो आधा होगा, तो 20 आधा होगा तो इसकी मूल चाल डबल रही होगी, नहीं 40। अगर 40 से अगर काटते हो अगर 480 को, तो 12 आएगा। ध्यान से देखिए, ये जो है वो हमारी मूल चाल का आधा है। आधा है तो दूना करना पड़ेगा। 40 से अगर भाग दोगे तो 12 आएगा। 40 में अगर 8 घटाओगे तो 32 होगा। अगर 480 को अगर 32 से काटते हो तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, और ये हो जाएगा 15। 15 और 12 में अंतर 3 का, जबकि अंतर हमें 3 का नहीं चाहिए, अंतर हमें 2 का चाहिए। यानी ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है।
दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन 24 है। अगर ये मूल चाल का आधा है 24 है तो मूल चाल दूनी रही होगी यानी 48। 48 से अगर मैं भाग करूंगा इसमें तो 48 से मैं भाग करूंगा 480 को तो ये पूरा पूरा 10 बार में कटेगा तो यहां 10 हो जाएगा। 48 में से 8 घटाओ। 48 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो ये होगा 40 और 40 से जब काटोगे 480 को तो 12 आएगा। 12 10 में अंतर कितना? 2। 2 कह भी रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह बाई ऑप्शन हम लोग जल्दी कर सकते हैं सवाल को, टाइम बचा सकते हैं। नहीं तो अगर आप पूरा प्रोसेस से सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए ज्योमेट्री का है। कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो O है। कह रहा पीए और पीबी वृत्त की बाहर कोई बिंदु है, कोई पी कोई बाहर का पॉइंट है जिससे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, यहां कोई पी पॉइंट ले लेते हैं और यहां से कुछ इस तरीके से स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा जिसको इंग्लिश में हम लोग टेंजेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट पी है। यहां पे आप देख सकते हो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा ए और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा बी। पी और पीबी खींचा गया है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? कह रहा है ए पी बी हमारा 50 डिग्री। ए पी बी यानी ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है 50 डिग्री। कोण ओ ए बी का मान पूछ रहा है। ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, ओ इधर लिख लेते हैं। ओ ए बी यानी आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमें निकालना हुआ। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए ये बात तो कंफर्म है, हम लोग जानते हैं किसी भी वृत्त में अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। अब कैसे होती हैं वो थ्योरम है, जब आप कभी पढ़िएगा ज्योमेट्री तो उसका पूरा थ्योरम डिस्कस कर देंगे कैसे होता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग रिजल्ट पे आते हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो सीधी बात है कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बना। ये 50 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में 50 घटा लोगे तो बचा हमारे पास कितना? 130। 130 के दो टुकड़े करे जाएं तो ये एंगल 65 डिग्री और ये एंगल भी हमारा 65 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या कह रहा? हमसे कह रहा है कि ये वाला एंगल बताओ। ठीक है, अच्छा ठीक है, ए और बी ठीक है, ओ ए बी का मान। चलिए ये एंगल हमारा हो गया। अच्छा ये हम जानते हैं कि ये जो पूरा एंगल बनेगा ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि हम जानते हैं केंद्र से जब भी केंद्र से आप अगर स्पर्श बिंदु को मिलाते हो तो हमेशा एंगल 90 बनता है। 90 बनता है, इधर भी 90 ही बनेगा। अगर हम लोग इस 90 में से अगर इस 65 को घटा देंगे तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा और वही एंगल हमें चाहिए था। तो 90 में से आप 65 डिग्री घटा दो। 90 में से 65 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। तो हमको यही एंगल चाहिए था 25 डिग्री। 25 डिग्री हमारा आंसर हो गया। चलिए 25 डिग्री देखते हैं आंसर, सी ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 के बाद 6 नंबर सवाल क्या है? एक एबीसी हमारा ट्रायंगल है, उसमें हमको बी एंगल दिया है 90 डिग्री, ए बी की लंबाई दिया है, बीसी की लंबाई दिया है और ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। एक हमारा ए बी सी दिया हुआ है त्रिभुज जिसमें बी हमको एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। ए बी की लंबाई 21 दिया गया है, बीसी दिया हुआ है 20। ठीक है, हमको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। मैंने पहले भी क्लास में यहाँ पर जो हमने पेपर डिस्कस किए थे वहां पे ट्रिपलेट लिखवाए हैं। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 20 21 से हमारा जो ट्रिपलेट बनता है, जो कण बनता है वो 29 होता है। हमसे पूछा जा रहा है 1 प्लस साइन ए और माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। चलिए साइन कॉस निकालना पड़ेगा। ए के लिए मुझसे पूछ रहा है, ए एंगल मेरा यहाँ पे है, ध्यान रखें। तो चलिए पहले मैं यहाँ से साइन ए निकाल लेता हूँ और कॉस ए निकाल लेता हूँ। साइन ए का मतलब क्या होता है? साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कण। इस एंगल के लिए लंब क्या होगा? 20 होगा और कण तो 90 के सामने 29 होगा। अगर मैं यहीं से अगर कॉस ए निकाल लूं, कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है आधार बटे कण। आधार हमारा इस ए के लिए 21 होगा और कण हमारा 29 होगा। यही वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए, साइन ए का मतलब 20 बटे 29 और माइनस कॉस ए का मतलब 21 बटे 29 अपॉन 1 प्लस साइन ए का मतलब 20 अपॉन 20
9 और प्लस यहाँ प्लस है और ये 21/29, इसी को सॉल्व करना है। तो बहुत इजी है, आप देख सकते हो कि इनको सॉल्व करोगे तो 29 तो हमारा एलसीएम है और 20 में से आप अगर घटाओगे अगर 21 को तो ये माइनस में चला जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे भी एलसीएम 29 है, ऊपर नीचे जुड़ जाएगा तो 41 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। 29 से 29 तो कट जाएगा, ये 29 माइनस 1 जाएगा, ऊपर 28 हो जाएगा और 29 और 41 अगर आप जोड़ते हो तो 70 हो जाएगा और बाकी 29 कट जाएगा और जो बाकी कट जाए उसको काट लो ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे अगर देखा जाए तो 7 कट रहा है और 2 कट रहा है, 14 से कट रहा है। 14 से काटेंगे तो 14 दूना 28 और 14 पचे 70। हमारा आंसर आएगा 2/5। 2/5 देखते हैं, सी ऑप्शन जाएगा। तो आपको ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए 20, 21, 29, तभी आप जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है x² प्लस 3x और +1 बराबर 0। और यहां क्या कहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है 2x⁸8। चलिए वो सब बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो लिखा है हम लोग वैल्यू रख लेंगे यहां पर। पहले इसको देखते हैं। अगर मैं पूरे में x का भाग कर दूं, अगर x का भाग करूंगा तो x + 3 + 1/x होगा और बराबर में 0 होगा। यहां से x + 1/x कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो x + 1/x बराबर हमारा -3 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है यहां से x² + 1/x²। तो स्क्वायर करोगे तो हमें मालूम है अलजेब्रा अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा तो हम इससे अगर इस पे जाते हैं तो स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे 9, 9 में 2 घटा लोगे तो 7 हो जाएगा। अभी यहां तक जाना है तो एक बार और इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 2 घटेगा तो 47 हो जाएगा। फिर अभी हमको निकालनी है वैल्यू किसकी? x⁸8 + 1/x⁸8। तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209। 2209 में से आप 2 घटा लो, ये चेक कर लीजिएगा 2209 मेरा सही है आंसर, ठीक है। और 2 घटा लोगे तो ये 2207 हो जाएगा, ठीक है। अब यही वैल्यू रख देते हैं, अब यही वैल्यू रख देते हैं। तो यहां 2 और ये हो गया 2207 -5 और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ये 7। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 4414 और -35। 4 में से 5 गया 9 और यहां से हमारा 10 में 3 गया 7 और 3 और 4 यानी 4379। 4379 आंसर है। हाँ बिल्कुल है, सी ऑप्शन देखिए 4379, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके व्यास क्रमशः 8 और 4 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी। व्यास अगर 8 और 4 है, व्यास अगर 8 और 4 है तो त्रिज्याएं हो जाएंगी 4 और 2। अब 4 और 2 त्रिज्या हो गई तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं का अंतर ही होगी। तो 4 और 2 का अंतर ले लो। 4 और 2 का अंतर कितना? 2। तो 2 देखो आंसर कैसे किया देख लेते हैं। ये ऐसा है, कहा जा रहा है कि 2 वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके व्यास 8 और यहां मान लीजिए इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, ठीक है। 8 और 4, अगर व्यास 8 है, अगर यहां से यहां तक अगर व्यास 8 है पूरा, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये त्रिज्या हो जाएगी 4। अगर मैं इस वाले बड़े वाले सर्कल की बात करूं तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4। अगर छोटे वाले का देखें तो उसकी आपको डायमीटर 4 दी गई है, तो इसकी रेडियस छोटे वाले की 2 हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक अगर 4 है और ये 2 है तो इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी बची वो कितनी बची? 4 में से 2 घटा दोगे तो यही तो इसकी दूरी आ गई, यही 2 आ गई। और यही पूछ रहा है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो 2 हो जाएगा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1 2 6 3 4 8 7 XY। कह रहा 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो x और y के लिए बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात करिए। पूछ कह रहा है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 8 से भी कटती है और
5 से भी कटती है, तो x और y का जो बड़ा से बड़ा संभावित मान होगा वो संभावित मान क्या होगा, ये हमको पता करना है। चलिए देखते हैं। हम लोगों को मालूम है कि 5 से अगर कोई संख्या कटेगी तो वो तभी कट सकती है जब अंतिम में या तो 0 हो या तो 5 हो। ये हमारा 5 का नियम है। लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो 0 या 5 होनी चाहिए। 8 का रूल क्या होता है? 8 का रूल होता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अब ये तो बात कंफर्म है कि एक y की वैल्यू या तो 0 होगी या 5 होगी। अच्छा, ये सब लगाने से अच्छा है कि हमें पूछ रहा है कि बड़े से बड़े संभावित मान, तो आप ये सब रूल मत लगाइए, आप सीधे ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन है कि 6 और 0। अगर मैं यहाँ 6 और 0 रखूं तो क्या ये वैल्यू कट जाएगी? 5 से 6 और 0 रखना है, 6 और 0। अगर 6 और 0 रखा जाए यहां पर, अगर यहां पर 6 और 0 रखा जाए तो 0 रख दिया तो 5 से तो कट ही जाएगा, पक्का है, क्योंकि 5 से कोई संख्या तभी कटेगी जब अंतिम में 0 या 5 हो। 8 से देखना होगा क्या ये वैल्यू 8 से कट जाएगी। अगर 8 से भाग दिया जाए तो 76 में है, तो 8 9 72, 4 बचा और 0 लगा दिया तो 8 5 40 कट गया। यानी ये तो आंसर मुझे ठीक लग रहा है, ये हो सकता है। 2 और 5 देखते हैं। 2 और 5 अगर रखें तो क्या 2 और 5 पे क्या वैल्यू कटेगी क्या? 2 और 5 अगर मैं रखूं, 2 और 5 से तो कट जाएगा, 2 8 से चेक करना होगा। 8 9 72, लेकिन ये 5 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है कि 8 से वैल्यू कटेगी नहीं, क्योंकि अंतिम में 5 है। ठीक है, 8 9 72, 725 कभी 8 से नहीं कटता। चलिए अगले को चेक करते हैं। 6 और 5, अगर मैं 6 और 5 को रख के अगर चेक करूं कि क्या 6 और 5 रखने पे कटेगा? 5 से तो कटेगा भैया, 8 से देखना होगा। 8 8 9 72 और बचा 4 और 4 यानी हो गया 45। 45 8 से नहीं कटता, तो यानी कि ये भी गलत है। इसको देखा जाए 2 और 0, अगर 2 और 0 रखे तो 5 से तो कट जाएगा। 8 से देखे 8 9 72, 8 से भी कट गया, यानी ये भी आंसर हमको ठीक लग रहा है। लेकिन हमसे पूछ रहा बड़े से बड़ा मान, तो बड़े से बड़ा मान क्या? अब 0 तो दोनों में है, 0 तो दोनों में है, बाकी जो संख्या बच गई उसमें बड़ा देखो कौन है। यहां पे आपको दिख रहा है यहां 2 है और यहां 8, यहां पे 6 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये सही होगा और ये वाला गलत होगा, क्योंकि हमें बड़े से बड़ा पूछ रहा है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन से है, डीआई से। क्या कहा जा रहा है? 350 या अधिक अंक प्राप्त, अब ये छात्रों की संख्या दी गई है और ये उनके अंक दिए गए हैं। ठीक है, 350 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 350 या उससे अधिक। आप देखिए 350 का डेटा यहां है, तो 350 या उससे अधिक कितने छात्र हैं? 75 हैं। तो 350 या उससे अधिक वाले हमने लिख लिए 75। और क्या कहा जा रहा है? 350 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में 200 और 300 के बीच, 200 और 300, 200 देखो कहां पर है, 200 यहां पे है, 300 यहां पे है, 200 और 300 के बीच, तो 200 और 300 के बीच आप देख सकते हो ये वैल्यू है 45 और 60। 45 और 60 कितना हो जाएगी? 105। प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितने परसेंट अधिक है? कितने परसेंट अधिक है? इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है 105 वाली जो वैल्यू है वो 75 से कितनी अधिक है। तो अगर आप अंतर देखते हो तो अंतर 30 का होगा। अब हमें यही पता करना है कि 30 75 का कितना परसेंट है। इससे ये 30 अधिक था, यही हमको परसेंटेज में निकालना है। 25 से काटा 3 बार में, 25 चौका 100, 3 से काटा 10 बार में, और ये हमारा 40%। तो 40% देखिए आंसर है क्या? 40% सी ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही है सी ऑप्शन हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले 3 महीनों के दौरान किसी परिवार का औसत मासिक खर्च, यानी ये एवरेज से क्वेश्चन आ गया। औसत मासिक खर्च हमारा 18,600 है पहले 3 महीनों का। पहले 3 महीनों का औसत मासिक खर्च जो है वो 18,600 है, और अगले 4 महीनों का 21,750 है, और आखिरी 5 महीनों का औसत कितना है हमको दिया हुआ है? 22,840। 22,840 है, ये हमारा खर्च है, औसत खर्च है। कैसा है? औसत खर्च है। और फिर क्या कहा जा रहा है? कुल बचत दिया है। कुल बचत, कुल बचत हमारा वर्ष का, यानी 12 महीने की कुल बचत, 12 महीने की कुल बचत दी गई है कितनी? 143020, ये टोटल बचत है।
ठीक है, पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी। औसत मासिक आय, अच्छा हम जानते हैं आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यानी खर्च और बचत का जो योग होता है वो हमारा आय कहलाता है। चलिए, तो यहाँ पे बचत तो हमको दी हुई है, मुझे यहाँ पे खर्च निकालना पड़ेगा। खर्च हम लोग निकाल लें और बचत को जोड़ दें और सारा जोड़ के उसमें हम लोग 12 का भाग कर दें, क्योंकि हमको मासिक निकालना है, मंथली निकालना है। तो आप देखिए, अगर आप इसको अगर टोटल खर्च निकालोगे, आप टोटल खर्च जो निकालना है उसके लिए आपके पास दो मेथड है। अगर आप पूरे 12 महीने का औसत खर्च निकालना चाहते हैं तो उसका दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप सबका गुणा कर लो और गुणा करके सबको जोड़ लो और जोड़ने के बाद टोटल में आप 12 से डिवाइड कर लो, ये औसत खर्च आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप इन खर्चों को ध्यान में रखते हुए एक औसत खर्च एज्यूम कर लीजिए। इन तीनों को अगर ध्यान में रखा जाए तो इन तीनों का जो औसत होगा वो 20,000 होगा। अगर मैं 20,000 एज्यूम करूं अपनी तरफ से और 20,000 से बारी बारी मैं इन तीनों को अगर कंपेयर करूं कि कितना ज्यादा है और कितना कम है, और वो कंपेयर करने के बाद अगर प्लस आता है तो जोड़ दो, माइनस आता है तो घटा दो। ये एक मेथड हमारे पास है, दोनों मेथड हम लोगों ने सीखे हुए हैं। अब दोनों मेथड में किसी मेथड से आप कर सकते हो। चलिए, अगर मान लीजिए दूसरा मेथड बहुत लोगों को अगर नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई अगर जानते हैं तो मल्टीप्लाई से कर लीजिए। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। इसमें 3 का गुणा करो, ये 0 0 8 6 3 18, 1 बचा, 8 3 24, 1 25, 2 बचा, 3 1 3 2 5 बचा, 0 7 5 चौका 20, 2 बचा, 7 चौका 28, 2 30, 3 बचा, 5 4 कम 4 3 7 बचा और 4 दूना 8। जरा गुणा आप लोग चेक करते रहिए कहीं गलत तो नहीं कुछ। यहाँ देखो 0 5 चौका 20, 2 8 25 40, 2 42, 4 5 9 10 14, 1 5 10 11, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 हो गया, ये 0 हो गया और 8 2 10, 1 बचा, 7 5 12, 12 4 16, 1 17, 1 बचा, 8 5 13 14 15, 1 बचा 2, ये हो गया। ठीक है, बट एक बार आप सब लोग इसको देखते रहिएगा, कहीं हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाए। तो ये हमारा आ गया खर्च, ये खर्च आ गया। अब ये खर्च है और ये हमारा जो है हमारा बचत दिया हुआ है, उस बचत को ले आके जोड़ दो। 0 2 0 3 4 1, ये हमारा बचत है, जोड़ दीजिए। 0 2 0 0 और 5 4 9 1 10, 0 2 1 3 1 4, ये हमारा आ गया। अब इसमें आप 12 का भाग कर दो। 12 का क्यों भाग कर दें? क्योंकि हमको 1 महीने का निकालना है। तो हमने क्या किया, ये हमारा खर्च है, ये हमारा खर्च है और ये हमारा बचत है। खर्च और बचत जोड़ने पे टोटल आय बनती है, खर्च बचत जोड़ के टोटल आय बना दिया। 12 का भाग कर दो, तो 12 3 36 बचा हमारे पास 6 बचा, सॉरी 12 से 4 बचा, 12 3 फिर 36, फिर 4 बचा, फिर 12 3 36, 4 बचा, 12 3 36 और बचा हमारे पास कितना 6, 12 25 60। क्या ऐसा आंसर है? 4 बार और 1 5, तो ठीक है तो बिल्कुल है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज की राशि 6750 रुपए है। ठीक है, कह रहा उसी धनराशि पर 20% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया था। चलो देखते हैं। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज की राशि, 12% की दर से 3 साल का 12 3 36% हो जाएगा और ये 36% जो है वो 6750 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 36% की वैल्यू हमको मिल गई, तो यहां से हम लोग अपना मूलधन निकाल लेंगे 100%। 100% की वैल्यू आ जाएगी। 36 से डिवाइड करो, 9 से काट देते हैं, 9 चौका 36 और 9 सत्ते 63, 4 9 पचे 45 और हमारा ये 2 से कट 4 से काट दो, सीधे सीधे काट दो 4 से, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32 और 32 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, यानी कि 18750। 200 का गुणा करोगे तो ये हमारा मूलधन आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कह रहा है उसी धनराशि पर 20% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की राशि बतानी है, जबकि ब्याज कैसे, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाता है। 20%, अब 20% तो तुम्हारा वार्षिक है, तो यानी अगर आप छमाही चलाओगे तो 10% जाएगा और 2 साल का समय है, 2 वर्ष का समय है, लेकिन छमाही जनाने पे आपको जो समय मिलेगा वो 4 बार के लिए मिलेगा, तो 10% के रेट से आपको 4 बार के लिए निकालना है। 4 बार के लिए हमको रेशियो याद होना चाहिए, 4 6
4 1 10% लेके जाना है। चलिए लेते हैं 10%। इसका 10% हो जाएगा 1875। इसका 10% हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका 10%, दशमलव बढ़ाते चले जाओ एक एक अंक पे, और इसका 10% हो जाएगा ऐसा। इसको कैलकुलेट करना है बस हमें, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, 4 पच्चे 20, 2 बचा, 7 चौका 28, 2 30, 3 बचा, 8 चौका 32, 3 35, 3 बच गया, 4 कम 4 3 7 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 6 पच्चे 30, 3 बचा, 3 बचा तो 6 सत्ते 42, 3 45, 4 बचा, 8 छक्का 48, 48 और 4 52, 5 बचा, और 6 कम 6 5 11, ऐसा हो गया, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे तो इसको 4 बार करेंगे तो 5 चौका 20, 0 2 बचा, और 7 चौका 28 और 30, 3 बचा, और 4 बटे 32, 32 3 32 3 35, 3 बचा, और 4 कम 4 3 7, ये हो गया, ठीक है। यहां से तुम्हारा यही रहेगा 1.875। इनको ऐड कर लो, जोड़ लीजिए, तो 0.875 तो अंतिम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वो हमसे क्या पूछा, निकटतम पूछ रहा है, लगभग में पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, लगभग पूछ रहा है। 1 और 5 हमारा कितना हो गया, सीधे सीधे जोड़ दो, 75 और 1000 हो जाएगा 8500, 8500 और ये हमारा हो जाएगा 8600, 8600 और 100, 8781, 8781.875, 8781.875 को हम लोग लिख सकते हैं 8782। तो 8782 क्या आंसर है, क्या कहीं गड़बड़ कर दिया? 8700 के आसपास आ रहा है, यानी ये आंसर आ रहा होगा। कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है गड़बड़ हुआ हो, ऐड करने में गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो आप ऐड कर लीजिएगा, हो सकता है कि ऐड करने पे ऐसा आ रहा हो, ठीक है। ये लगभग में आ रहा होगा, ठीक है, ये लगभग में आ रहा होगा, कहीं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगी, तो आपका बी आंसर सही जा रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु को 8579 में बेचने के बाद प्राप्त लाभ वस्तु को इतने में बेचने से हुई हानि के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब आप देख सकते हैं कि आप इसको 8579 में जब बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब जो क्रय मूल्य होगा वो इससे कम होगा। और आपको 6341 में जब बेच रहे हो तो हानि यानी क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य इन दोनों के ठीक बीच में होगा। ठीक बीच में होने का मतलब इन दोनों का एवरेज होगा। तो आप इन दोनों का एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर लो। 9 और 1 जोड़ा 10, 0, 7 और 4 11, 1 12, 2 1 बचा, और 5 3 8 1 9, और 8 6 14, यही हो गया। अब बटे 2, जरा देख लीजिए सही किया हमने, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 0, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। एक बार कैलकुलेशन में आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए कि हमारा यही आ रहा है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इतने में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, इतने बेचा लॉस हुआ। अब आप जानते हो चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसमें से इसको घटा के लाभ निकाल लो, या इसमें से इसको घटा के हानि निकाल लो, उससे लाभ और हानि आ जाएगी, और उस लाभ हानि को इस पे कैलकुलेट कर लो। तो चलिए हम इसमें से इसको घटा के अपना लाभ निकाल लेते हैं। अगर घटाएंगे तो ये 9 होगा, 7 में 6 गया 1 होगा, 5 में 4 गया 1 हो गया, और ये हो गया। तो यानी कि 1119 रुपए का लाभ हुआ। ये 1119 का लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हो, तो आप देख लीजिए ये 1119 का जो लाभ है वो 7460 का कितना परसेंट है। तो 1 0 तो कट ही रहा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ हमारा कट रहा होगा। 2 से कट रहा है, 2 से काट सकते हो, 2 से काटोगे 5 हो जाएगा, 2 3 6, और 2 7 14, 2 3 6, ठीक है। और ये हमारा कट रहा है 3 बार में, इससे कट रहा है, ये इससे 3 बार में कट जाएगा, और 5 3 15%। तो 15% आंसर हमारा आना चाहिए। तो 15%। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आए थे पेपर में जो थोड़े कैलकुलेटिव थे, ठीक है, सारे सवाल तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर कैलकुलेटिव थे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अगर 25 क्वेश्चन में या 20 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, तो बाकी सवालों में आप जल्दी से जल्दी करके अपना समय बचाएं। जब वहां पे समय बचाएंगे तभी बाकी सवालों में आप थोड़ा समय दे पाएंगे एक्स्ट्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 cos थीटा प्लस sec थीटा दिया हुआ है, ठीक है।
-2√2 इज इक्वल टू 0। थीटा कह रहा न्यून कोण है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब जैसे यही सवाल हो गया, इस सवाल को आप अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, थीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? इस सेक थीटा को हम लोग चेंज कर देंगे 1/cos थीटा में, फिर cos थीटा का इधर मल्टीप्लाई कर लोगे और आपका वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो सब सॉल्व करने में टाइम खराब होगा, बेहतर है ऑप्शन से चेक कर लो। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। अगर मैं 60 डिग्री रखूं, cos 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं होती है 1/2, तो 1/2 होती है और sec 60 तो 2 हो जाएगा। क्या हमारा ये 0 आएगा क्या? अगर देखा जाए तो 2 1 3 में से 2√2 घटाने पे कभी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। 30 डिग्री रखें, अगर आप 30 डिग्री रखते हो तो हमारा √3/2 होती है वैल्यू, तो 2 इंटू √3/2 और ये हो जाएगा 2/√3 और -2√2। क्या 0 आएगा? ये कहीं से भी मुझे 0 आता हुआ नहीं दिख रहा है, ये कहीं से भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, 15 डिग्री की वैल्यू रखोगे तो आपको उसमें कैलकुलेशन होगी और आपको याद करना पड़ेगा मान। पहले 45 डिग्री चेक कर लेते हैं, शायद 45 पे बात बन जाए। 45 डिग्री का मान हम लोग को आता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 -2√2। क्या ये 0 आएगा? अगर इससे काटोगे इसको तो ये √2 हो जाएगा, √2 2√2 और 2√2 में अगर 2√2 घटाओगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 ही चाहिए था। इसका मतलब है कि ये चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ऐसे यहां पर ऑप्शन से करके समय बचा सकते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, बॉड मास रूल पे है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 13 सत्ते 91 और 4 हमारा हो जाएगा 95, तो ये हो जाएगा 95/13 डिवाइडेड बाई, ये ऐसे ही रहने दो 5/26 को। ऑफ का मतलब क्या होता है? 5 चौका 20 और 3 23, 23/5 हो जाएगा, प्लस 7 बचे 35 और 2 35 2 37/5 हो जाएगा। और फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है, 7 छक्का 42 1 43 43/6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 1 7/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। चलिए ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 95/13 को वैसे ही छोड़ दो, डिवाइडेड का सिंबल जो है वैसे ही रहने दो, इसको वैसे रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। इसको अगर हम लोग जोड़ें तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे तो 5 आएगा और 37 और 23 अगर जोड़ा जाए, 37 और 23 मिला के हमारा हो जाएगा 60, और 60 को 5 से काट सकते हो, 5 से काटोगे 60 को तो हो जाएगा 12, प्लस इसको देख लेते हैं। इसका एलसीएम तो 6 होगा, यहां 43 ही रहेगा, यहां पे 2 का गुणा हो जाएगा तो 14। अब 43 में से अगर 14 घटा लेंगे तो 29 हो जाएगा। 43 में से अगर हम लोग 14 घटा लेंगे तो 29 हो जाएगा, तो 29/6 हो गया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ का है, तो का पहले सॉल्व होगा, तो का पहले सॉल्व होगा और ये भाग भी बाद में सॉल्व होगा, पहले का सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बच गया? हमारे पास बचा 95/13 डिवाइडेड बाई, ये 6 गुणे 5 हो जाएगा 30/13 और प्लस 29/6। 95/13 भाग को गुणे में बदलोगे तो रिवर्स हो जाएगा 13/30 और प्लस 29/6। 13 से 13 कट गया। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19। इन दोनों का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, और 19 और 20 अगर जोड़ा जाए तो 48 होता है, और 6 से 48 को काटोगे तो हमारा 8 आएगा। तो 8 आंसर आना चाहिए। तो 8 देखते हैं, 8 हमारा चौथा ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। राघव की आय कुछ मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं आय। अगर वो खर्च 80 रुपए करता है तो उसकी बचत जो हो जाएगी वो 20 रुपए हो जाएगी। कहा जा रहा है क्या? कह रहा उसकी आय जो है वो 12% बढ़ गई। आय 12% बढ़ गई। आय अगर 12% अगर इसकी बढ़ेगी तो हो जाएगी 112। फिर कह रहा उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि हो जाती है। व्यय उसका 17.5%, ये व्यय खर्च यानी खर्च हमारा 17.5%, ये 17.5% वैल्यू जो है वो बढ़ गई।
17.5%। किसका 17.5%? 80 का। तो 80 का 17.5% निकालो, 17.5% का मतलब 35/2% हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 5 सत्ते 35, 7 दूना 14, 14 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 94। अगर आप 112 रुपया कमाते हैं, 94 रुपया खर्च करते हैं तो बचाएंगे कितना? तो 112 में 94 घटा लिया जाए तो हमारा हो जाएगा 12 इधर और 12 6 18। कितना हो जाएगा? 12 6 18। तो 18 रुपया हमारी बचत है। पूछ क्या रहा है? बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। अब आप देख पा रहे हैं बचत पहले 20 थी, 18 हो गई, बचत 2 कम हो गई। और वो बचत 2 कम हुई कहां से? 20 से। 2 20 का कितना परसेंट? 2 20 का होगा 10%। 2 20 का 10%। 10% देखिए सी ऑप्शन है बिल्कुल। तो बचत उसकी जो है वो 10% कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए डीआई का आया है। ठीक है, अभी पिछले साल का ट्रेंड रहा है कि पेपर में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन डीआई के रहते ही हैं। कहा जा रहा है कितने वर्ष ऐसे थे जिसमें दी गई अवधि के औसत निर्यात से अधिक निर्यात हुआ? औसत से अधिक निर्यात हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेटिव हो गया। कैलकुलेटिव क्यों? क्योंकि पहले तो आपको औसत निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा औसत से कौन सी वैल्यू ज्यादा है। औसत निकालने के लिए कुल कितने वर्ष की बात हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष। 7 वर्ष है तो पहले इनको जोड़ लो। अगर हम लोग इसको जोड़ लें तो आप देखो ये हमारा है 7.2 और 9.8, तो हमारा हो गया 17, तो यही हो गया। ठीक है, और जोड़ लो, ये हमारा हो गया 8.5 और ये 11.5। ठीक है, तो 8.5 और 11.5 जोड़ोगे तो 11 और 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा 19। और क्या हो गया? सॉरी सॉरी, ये हो गया 11 8 19 20 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, 8.5 और 11, ठीक है 20 हो गया। और क्या हो गया? और ये जोड़ना है हमको, ये जोड़ लो 10 और 10 सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। 10 और 11 कितना हो जाएगा? 10 और 11 हो जाएगा 21। 21 और 12, 21 1 22 23 10 23 10 33, 33 और 33 तो यही हो गया। और साथ में कुछ पॉइंट वाली वैल्यू है 9 8 17 17 4 17 4 21, तो 21 यानी 2.1 और जोड़ लो। तो जरा जोड़ो, देखो 33 और 17 हो गया 50, 50 20 70, 70 2 72, 72.1। ये 72.1 टोटल वैल्यू हो गई। कितने वर्ष की बात हो रही है? 7 वर्ष। तो एवरेज निकालना है तो हम इसमें 7 का भाग कर दें। 7 का भाग कर देंगे तो 10 बार में तो पूरा पूरा जा रहा है और 21 बचा तो 3 बार, यानी कि 10.3। 10.3 औसत आया। और वो कह रहा औसत से अधिक, औसत से अधिक कितने वर्ष है? तो 10.3 से ऊपर हमें देखना है कौन कौन से वर्ष हैं। देखिए ये 10.9 है, ये 10.3 से अधिक है। एक ये हो गया, एक ये और एक ये। कुल कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल ऐसे हैं जो 10.3 से ज्यादा हैं, तो 4 यानी कि ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 65/63 और ये पूछ रहा है। देखिए फिर ये वैसा ही सवाल हो गया जैसा सवाल अभी हम लोगों ने एक लगाया था जहां पे ट्रिपलेट की हमको जरूरत पड़ी थी, वैसा ही क्वेश्चन हो गया। ये थीटा है, ये 90 डिग्री। सेक में हम लोग जानते हैं, कॉस में हम लोग जानते हैं आधार बटे कण होता है, तो सेक में कण बटे आधार होगा। कण हमारा 13 है और कण हमारा 65 है और आधार हमारा 63 है। और हमको मालूम है कि ये हमारा 63 65 कहां बनता है? ट्रिपलेट मैंने लिखवाए थे 16 63 65 बनता है। तो 16 63 65 आपको याद होना चाहिए, तो ये 16 हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है कोसेक थीटा कॉट थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। कोसेक थीटा साइन थीटा लंब बटे कण, कोसेक कण बटे लंब, तो कण बटे लंब यानी 65/16। कॉट थीटा क्या होता है? tan का उल्टा यानी कि आधार बटे लंब यानी 63/16। ये हो गया, यही वैल्यू उठा के रख दो। तो 8 कॉसेक थीटा की वैल्यू हो गई 65/16 और ये हो गई कॉट थीटा की वैल्यू 63/16। इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम तो 16 ही हो जाएगा, 65 में 63 घटा दोगे 2 हो जाएगा। 8 दूना 16 से 16 कट गया तो आंसर आ गया हमारा 1। आंसर 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन होगा। तो देखिए ट्रिपलेट आपको याद होना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ 9-10 ट्रिपलेट लिखवाए थे, अगर वो याद रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प रहेगी। नहीं तो ऐसे बैठ के अगर एग्जाम में पाइथागोरस लगाने बैठ जाओगे तो फिर बहुत सारा समय खराब होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर।
कंपनी पी द्वारा 2015 में किए जाने वाले चीनी के उत्पादन की तुलना में 2019 में किए जाने वाले चीनी के उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। कंपनी पी द्वारा, कंपनी पी देखिए क्या है, कंपनी पी, ये जो नीला कलर का आपको, नीले कलर का ये जो आपको डंडी दिख रही है, ये नीले कलर की जो डंडी है वो हमारा कंपनी पी है। अब इसके 2015 में किए जाने वाले चीनी पर उत्पादन 2015 में देखते हैं, 2015 ये है, 2015 में ये नीला वाला देखो कहां पर है, 80 पर है। नीला वाला कहां पे है, तो 2015 में हमारी जो वैल्यू है नीले वाले की 80 है। और कब कह रहा है, ये तो 2015 की बात हो गई, अब 2019 की बात हो रही है। 2019 में जरा देखते हैं नीला वाला कहां पे है, 2019 में नीला वाला वैल्यू जो है वो 120 पर है। क्या पूछा जा रहा है, उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। 80 वाली वैल्यू अगर 120 पे चली गई तो आप देख पा रहे हैं कि वृद्धि हमारी 40 की हुई है। ये 40 की वृद्धि कहां से हुई है, 80 से। 40 अधिक 80 का आधा होता है, आधा मतलब कितना परसेंट, आधा मतलब 50%, 50% वृद्धि हो गई। 50% आंसर देखिए, 50% हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीआई अगर देखा जाए तो आसान थी, बहुत कठिन नहीं थी। एक साथ कार्य करते हुए ए बी सी किसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। ए बी सी का हमें समय दिया हुआ है 3 घंटे का। ए अकेला कार्य को 8 घंटे में कर लेता है और बी अकेला उसको 6 घंटे में समाप्त कर सकता है। सी अकेला कितने घंटे में कर लेगा। ए बी सी का समय दिया, ए का समय दिया, बी का समय दिया, सी का पूछ रहा है। बेहद आसान क्वेश्चन है, सी के बारे में पूछ रहा है। आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। अब इससे आसान सवाल टाइम एंड वर्क का कुछ नहीं आ सकता एग्जाम में। एलसीएम हो जाएगा हमारा 24, ये हो गया 8, ये 3 और ये हमारा 4। ए बी सी में से अगर हम लोग ए और बी को घटा लें तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 में से अगर हम लोग ये 7 घटा दें तो सी का आपका क्षमता हो जाएगा 1। अब सी अगर 24 काम अगर 1 की क्षमता से करेगा तो सी उसको 24 घंटे में समाप्त कर लेगा। तो 24 घंटे आंसर देखिए, 24 घंटे होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, 20 नंबर के बाद 21 नंबर। 21 क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य हमारा 1280 है और यदि कोई दुकानदार 30% की छूट देने के बाद भी अगर 12% का लाभ पर बेचता है तो दुकानदार का क्रय मूल्य। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो छूट होती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो यहाँ पे छूट की बात हुई है, छूट हम लोग अंकित मूल्य पे निकालेंगे। अंकित मूल्य पे 30% की छूट हुई तो इसका मतलब अंकित मूल्य का 70% और लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करते हैं तो क्रय मूल्य के 112% के बराबर हुआ। तो अंकित मूल्य का 70% क्रय मूल्य के 112% के बराबर होगा। छूट हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होती है और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे। तो यहां से रेशियो बन गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। 16 से 7 से कट जाएगा, 7 से काटोगे तो ये 16 हो जाएगा और 7 से यहाँ पे काटोगे तो 10 हो जाएगा, या इसको हम 5/8 भी 8/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8/5। तो अंकित मूल्य आ गया 8 और क्रय मूल्य हो गया 5। आपको सवाल में यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है 1280। अंकित मूल्य यानी 8 की वैल्यू दी हुई है 1280 रुपए और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे वस्तु का क्रय मूल्य 5 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 8 हमें मालूम है, हमें 5 निकालना है तो 8 का भाग देके 5 का गुणा कर लो। 8 का भाग दोगे तो 16 बार में हमारा जा रहा है 160, 160 गुणे 5 हो जाएगा 16 पचे 80 यानी 800 रुपए। यही आ रहा है तो 800 आ जाएगा। 800 देखिए ये बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 800 रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर बराबर 25 वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। पी से क्यू आर पर माध्यिका पी एस खींची गई है। चलिए पहले त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। पी से क्यू आर पर एक माध्यिका खींची गई। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है और पी क्यू पी आर बराबर दिया है। पी क्यू ये है, पी आर ये है और इनकी लेंथ दी गई है 25, ये 25 और ये भी 25 दिया गया है। और पी से क्यू आर पर माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है कि सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, ये मिड पॉइंट होगा और इसको नाम एस दिया गया है।
साथ में क्या कह रहा है, पीएस की लंबाई 7 है। पीएस यानी ये पूरी लंबाई हमारी कितनी है, 7 है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे क्यू आर की लंबाई, क्यू आर का मतलब यहां से लेकर यहां तक पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस कहते हैं इसको इंग्लिश में, समद्विबाहु त्रिभुज में जब भी आप माध्यिका मिलाते हैं यानी कि बीच वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाते हो तो ये हमेशा यहाँ 90 बनता है। ऐसा हर एक त्रिभुज में नहीं होता, समद्विबाहु में हो जाता है और समबाहु त्रिभुज में हो जाता है। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल में अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो मीडियन हमेशा 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के बीच से ही अगर आप माध्यिका डालेंगे तभी 90 बनेगा। अगर आप इधर से अगर डालने की कोशिश करोगे तो 90 नहीं बनेगा। चलिए ये 7 बन गया। ट्रिपलेट हम लोगों को याद होना चाहिए। आप देख रहे हैं बार बार ट्रिपलेट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे बच्चों को कहते रहो लेकिन वो याद नहीं करते हैं। उनको याद होना चाहिए 7 24 25 बनता है। अगर ये 7 है, ये 25 है तो ये 24 होगा। ये 24 है तो सीधी बात है ये भी 24 हो जाएगा। पाइथागोरस लगा के सॉल्व करोगे टाइम लगेगा। ट्रिपलेट डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ये पूरी लंबाई पूछ रहा है, 24 24 48 हो जाएगी। तो पूरी लंबाई 48 देखते हैं, बी ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड का मान। अब इस क्वेश्चन को भी आप स्क्वायर करके सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो सब अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप सारे क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करो। आपको सॉल्व करने प्रॉपर मेथड से आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। घर पे जब आप पेपर सॉल्व करो तो आप प्रॉपर मेथड से जरूर करो, क्लास में करो, लेकिन एग्जाम में आपको कोशिश ये करनी है कि हमको अपना टाइम बचाना है। टाइम आप तभी बचा पाओगे जब आप बहुत, अगर कोई क्वेश्चन कठिन है, किसी ट्रिक से नहीं सॉल्व हो रहा है, चलो ठीक है भाई, लेंदी मेथड से तुमने प्रॉपर मेथड से कर लिया। लेकिन जहां पे आप ऑप्शन से कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, वहां पे कोशिश करो कि वैल्यू पुटिंग से करो, ऑप्शन से करो, ताकि समय बचे हमारा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसको वैल्यू पुटिंग से कितनी आसानी से कर सकते हैं। आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लीजिए जो 0 होती हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 0 0 0 रख दें, तो बच्चा 0 0 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहां भाग में नीचे देखो 0 आ जाएगा। अब भाग में नीचे 0 आ जाएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं रख सकते, कुछ और रख लो, कुछ और रख लो। यहाँ पे 2 रख लें, 1 रख लें, 1 रख लें। 2 1 1 घटाओगे हमारा 0 आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता 2 1 1 ही हो, 3 2 1 भी रख सकते हो, तुम्हारा मन। 3 में से 2 घटा लो, फिर 1 घटा लो, 0 आ जाएगा, तब भी वो भी रख सकते हो। चलो रखते हैं। एक्स की वैल्यू 2 रखे, 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 1 रखोगे तो 1, z की वैल्यू 1 रखोगे 1, तो ये ऐसा हो गया, भाग है। y की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी है तो 1 का स्क्वायर 1, और एक्स जेड 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो आंसर 2 देखिए, 2 हमारा बी ऑप्शन है। ऐसे जल्दी से करके टाइम बचा सकते हैं, पूरा खोल के सॉल्व करोगे टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समृद्ध ठोस बेलन, बेलन की बात हो रही है, एक सिलेंडर की बात हो रही है, कि उसका आधार की त्रिज्या यानी रेडियस और ऊंचाई का योगफल, रेडियस और ऊंचाई का योगफल r प्लस एच हमें दिया हुआ है 12.5। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको बेलन का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद होना चाहिए। 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच होता है। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच। और अगर केवल वक्र पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई r h होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, हमें टीएस से निकालना है। अच्छा, तो इसकी रेडियस पूछ रहा है। चलिए, ये हमको दिया हुआ है, हमको इनका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो चलिए रखते हैं। 2 पाई का मान कितना हो जाएगा भैया? 22/7 रख लो। 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस एच, देखिए यहाँ फॉर्मूले में ब्रैकेट में r प्लस एच है और r प्लस एच आपको दिया हुआ है। r प्लस एच की वैल्यू 12.5 दी गई है, 12.5 को लिख सकते हो 25/2, और ये 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच की वैल्यू हमको दी गई है 275, तो यहाँ 275 रख लीजिए। r पूछ रहा था, r निकल जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 25 55, ठीक है, और 25 से ये 25 कट गया, तो r की वैल्यू हो जाएगी इधर 7/2। 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 देखते हैं इसकी रेडियस है 3.5, हमारा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा 3.5 हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6,887।
तो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि x माइनस 1/x का धनात्मक मान बताइए। बिल्कुल आसान सवाल, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ी हुई है तो ये सब आपके लिए कुछ भी नहीं है। करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पे अगर जाना है तो हम जानते हैं कि इस वैल्यू में हम क्या करेंगे भैया, 2 जोड़ देंगे और रूट ले लेंगे। ठीक है, तो अगर 2 जोड़ते हो तो ये 6889 68, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6889। अब ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप देख रहे हो 80 से ऊपर ही जा रहा है, यानी कि ये वैल्यू हमारी 83 के आसपास बन रही होगी, 83 का स्क्वायर हो रही होगी। तो इसको हम लोग यहां से 83 ले लें। हमें जाना है x माइनस 1/x। अगर यहां से x माइनस 1/x पे जाना है तो फिर रूट लो और 83 को लिखो, और अब की 2 जोड़ना मत, अब की 2 घटा देना। क्यों ऐसा, क्योंकि पहले प्लस से प्लस की तरफ जा रहे थे, अब प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। जब प्लस से प्लस की तरफ जाते हैं तो जोड़ते हैं, और जब प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो घटाते हैं। 83 में से 2 घटा दोगे 81, 81 को बाहर कर लोगे तो आंसर 9 हो जाएगा। तो 9 हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को पेपर का डिस्कशन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर डिस्कशन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज यहीं रहते हैं, आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।